सभी लोगों का हमारे क्लास में एक बार फिर से वेलकम किया जाता है। बात चल रही है हमारी टॉपिक केमिस्ट्री इन ह्यूमन सर्विस पर, मतलब केमिस्ट्री किस तरह से मानव सेवा में लगातार लगा हुआ है। और सब टॉपिक जिस पर आज हमें बात करनी है ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। ये ड्रग्स और मेडिसिन्स होते क्या है? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पहुंचकर कुछ बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कुछ दवाओं को खाने पर हमें नींद आने लगता है, तो स्लीपिंग इफ़ेक्ट भी एक बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। तो ऐसे केमिकल है जो बॉडी में जाकर के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ये बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट कभी कभी यूजफुल होता है तो कभी कभी हार्मफुल भी होता है। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट कभी कभी यूजफुल होता है और कभी कभी हार्मफुल होता है। तो हमें जो है हार्मफुल वाले इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई खास यूज हम नहीं कर सकते। हमें यूजफुल वाले इफेक्ट से मतलब है। ये यूजफुल कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका यूज हम कर सकते हैं किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में। कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए। बीमारी के प्रिवेंशन में, बीमारी को होने से रोका जा सकता है। उसके डायग्नोसिस में, मतलब बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिनकी मदद से हम ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये काम कैसे करते हैं? वर्किंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, ये काम कैसे करेंगे? तो देखो, हमारी बॉडी में होता क्या है, ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स बॉडी में तरह तरह के रिएक्शंस के लिए बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। बॉडी में ढेर सारे रिएक्शन चल रहे हैं और उसको चलाने के लिए कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एंजाइम जो है यही कैटालिस्ट का काम करते हैं। इन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ड्रग क्या करेगा? आकर के एंजाइम के काम को रोक देगा। और रोक देगा तो डेफिनेटली रिएक्शंस पे फ़र्क पड़ेगा, और रिएक्शंस पर फ़र्क पड़ेगा तो कोई ना कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट इसका मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे रोकता है इसकी भी बात अभी हम करेंगे। इसके अलावा बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों ने अपने 9th-10th लेवल में पढ़ा हुआ कि एक सेल होता है। सेल में जो है अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और भी जाने क्या क्या होता है। तो हमें सेल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाना है यहाँ पर। हमें सिर्फ ये जानना है कि हमारी बॉडी जो है ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स से मिल करके बना हुआ है, और ये सेल जो है बहुत सारा काम करता है। जैसे बॉडी को कोई प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन कहाँ से आएगा भाई? प्रोटीन इसी सेल में बनेगा। बॉडी को कोई एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम कहाँ से आएगा? तो ये सेल ही प्रोटीन बनाएगा, सेल ही जो है एंजाइम बनाएगा। कोई डीएनए आरएनए की ज़रूरत पड़ गई है बॉडी में और सिंथेसिस करने की, कौन बनाएगा? डेफिनेटली ये सेल बनाएगा। कोई हार्मोन चाहिए, कौन बनाएगा? तो ये सेल ही बनाएगा। तो सेल ऐसा नहीं पागल की तरह हमेशा काम नहीं करता रहता, जब ज़रूरत पड़ती है तभी काम करता है। सेल जो है ज़रूरत पड़ने पर काम करेगा। इसको पता कैसे चलेगा कि ज़रूरत पड़ा है? तो यहाँ पर सेल में क्या होता है, रिसेप्टर लगा होता है। क्या रिसेप्टर? इसका काम है जब भी कोई मैसेंजर इसके पास आएगा तो इसके बदले में ये अंदर कोई मैसेज जो है अंदर की तरफ भेजेगा। ये मैसेज और मैसेंजर का स्पेलिंग जरा सब लोग संभाल लेना भाई। तो ये रिसेप्टर का रोल क्या है कि जैसे ही कोई मैसेंजर आया, मैसेज दिया, जैसा भी मैसेज रहेगा कि प्रोटीन बनाओ तो ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। मैसेज है कि एंजाइम बनाओ तो एंजाइम बनाना शुरू कर देगा। मैसेज है कि डीएनए आरएनए बनाओ, ये डीएनए आरएनए बनाएगा। मैसेज है कि भाई हार्मोन बनाना है तो हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। तो जैसा मैसेज मिलेगा वैसा ये सेल काम करेगा। अब ये मैसेंजर कौन है भाई? मैसेंजर कहाँ से आ गया? जैसे मान लो हम लोगों ने कुछ खाना खाया, ठीक है, फूड। तो फूड के अंदर क्या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स तो होंगे ही होंगे, कुछ प्रोटीन भी होगा, फैट,
विटामिन्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे ही हम खाना खाएंगे ये हमारी बॉडी में पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में भी डेफिनेटली क्या होंगे, ढेर सारे सेल्स होंगे। ये कार्बोहाइड्रेट जाएगा सेल के रिसेप्टर से टकराएगा। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट सेल के रिसेप्टर से टकराया, ध्यान दो ये कार्बोहाइड्रेट इस बार मैसेंजर का काम कर रहा है, रिसेप्टर से टकराया, रिसेप्टर को ने अंदर मैसेज भेजा कि भाई बाहर जो है कार्बोहाइड्रेट भैया आ गए हैं, इनको डाइजेशन के लिए एंजाइम बनाया जाए। प्रोटीन आया, आकर के रिसेप्टर से टकराया, सेल ने अंदर मैसेज भेजा कि भाई बाहर जो है प्रोटीन भैया आ गए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बनाया जाए। तो सेल ने एंजाइम बना दिया। तो सेल कैसे काम कर रहा है, रिसेप्टर और मैसेंजर के जरिए। और ड्रग अगर किसी भी तरह से इस रिसेप्टर के वर्क को मॉडिफाई कर दे तो बोलेंगे कि ये बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ड्रग्स करते क्या है, ड्रग बिल्कुल इस मैसेंजर की तरह कभी कभी दिखाई पड़ता है, आएगा और ड्रग आ करके यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड होने के बाद ये दो काम कर सकता है, मैसेज दे भी सकता है, मैसेज नहीं भी दे सकता है। अगर मैसेज दिया तो सेल काम करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर मैसेज नहीं दिया तो सेल काम नहीं करेगा। तो दोनों तरह से हम काम करवाते हैं। कभी कभी मैसेज को रोकने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी मैसेज को देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैसेज को रोकना है तो हम ऐसा ड्रग बनाते हैं जो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाए लेकिन मैसेज न दे। और कभी कभी होता है कि मैसेज देना है तो ऐसा ड्रग बनाते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड भी हो जाए और मैसेज भी दे दे। तो ड्रग दोनों तरह से काम हम करवाते हैं। और एंजाइम्स की बात, एंजाइम्स के साथ ड्रग क्या करता है, तो एंजाइम के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंजाइम क्या होता है, ये सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के रिएक्शन करता है। तो मान लो एक एंजाइम है, ओके, ठीक है, ये एक एंजाइम है और ये रहा इसका सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसा है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल इसमें जाकर ये फिट हो जाएगा। फिट हो जाएगा तो दोनों मिल जाएंगे और मिल करके दोनों रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो साइट है जहाँ पर जाकर के सबस्ट्रेट अपना फिट हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हम क्या करते हैं, एक ऐसा ड्रग बना देते हैं जो काफ़ी कुछ सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली सबस्ट्रेट नहीं है। तो सबस्ट्रेट से पहले ये यहाँ पर जाकर के बाइंड हो जाएगा, सबस्ट्रेट यहाँ पर अब बाइंड नहीं हो पाएगा। जब ये चला जाएगा तो ये नहीं बाइंड हो पाएगा, और जब ये बाइंड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो रिएक्शन नहीं होगा जो होना चाहिए। और डेफिनेटली इसका कोई ना कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट जरूर होगा। कभी कभी ड्रग में एक ऐसा साइट होता है, जैसे यहाँ पर एक साइट बना देते हैं, ठीक है ना, एक ऐसा साइट होता है जो एक्टिव साइट नहीं है, ठीक है, एक अलग साइट है। ड्रग जो है यहाँ पर आ जाएगा। ड्रग का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ड्रग आएगा, आकर के इसमें बाइंड हो जाएगा। जैसे इसमें बाइंड होगा ये एक्टिव साइट का शेप बदल जाएगा, इसका शेप जो है बदल जाएगा। जब इसका शेप बदल जाएगा तो फिर से सबस्ट्रेट यहाँ आएगा, लेकिन आकर के बाइंड नहीं हो पाएगा। इस साइट को बोलते हैं हम लोग एलोस्टेरिक साइट। तो एंजाइम में दो तरह के साइट्स हो सकते हैं, एक्टिव साइट, ड्रग इसको ब्लॉक कर सकता है, या फिर एलोस्टेरिक साइट, ड्रग यहाँ पर जाकर के बाइंड हो जाएगा तो एक्टिव साइट का शेप बदल जाएगा। तो इस तरह से जो ड्रग है वो एंजाइम को काम करने से रोक सकता है। जो ड्रग है वो रिसेप्टर को भी, रिसेप्टर के वर्क को मॉडिफाई कर सकता है। मतलब रिसेप्टर को कह सकता है काम करो, या फिर ये भी कह सकता है कि काम मत करो। तो दो तरह के ड्रग्स यहाँ पर होते हैं, एक होता है एगोनिस्ट, एगोनिस्ट जो रिसेप्टर को काम करने को कहता है, और एक होता है एंटेगोनिस्ट जो रिसेप्टर के पास पहुंचता है लेकिन उसको काम करने नहीं देता है, मैसेज नहीं देता है, ये काम करने वाला मैसेज नहीं देगा। तो एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट दो तरह के ड्रग्स हमारे पास होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की बात कर ली जाए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ड्रग्स जिनकी बात कर ली जाए, क्लास वाइज हम बात करेंगे। तो जैसे एक होता है एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को लोअर करते हैं।
ये बॉडी टेम्परेचर को कम कर देते हैं। जैसे कभी कभी हमें फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो हम दवा लेते हैं, फिर बुखार ठीक हो जाता है। तो पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, ये सब ऐसे ड्रग्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर भी हमने इनका बना रखा है तुम्हारे लिए। ये रहा पैरासीटामॉल और एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। पैरासीटामॉल में देखो एक बेंजीन रिंग है, उस पर एक OH ग्रुप मतलब फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है, और इधर में एक एमाइड ग्रुप है। तो ये पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर है। एस्पिरिन में भी देखो एक बेंजीन रिंग है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और फिर से यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप है। तो ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है। ये दोनों ही ड्रग्स बॉडी में पहुंच करके बॉडी के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक के बाद एक और क्लास है ड्रग का, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? पेन किलर्स। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम इनको पेन किलर्स कहते हैं। ये दर्द को ठीक करते हैं, और ये इनका दो क्लास होता है। एक होता है नार्कोटिक और एक होता है नॉन नार्कोटिक। ये नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या है? नार्कोटिक ऐसा है जो एडिक्शन क्रिएट करता है, मतलब अगर इसको कुछ समय तक लगातार लिया जाए तो फिर बाद में और भी लेने का मन करेगा। जैसे कुछ लोग अपना दारू पीते हैं तो कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद उनको रोज़ चाहिए होता है, तो एडिक्शन है। तो नार्कोटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको अगर रोज़ लिया जाए या कुछ दिन तक लगातार लिया जाए तो फिर उनको बाद में लेने का मन करने लगता है कि इसको फिर से लिया जाए, तो एडिक्शन क्रिएट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल होता है हमारा मॉर्फिन, कोडीन, कोडीन, हेरोइन। ठीक है, तो ये सब ऐसे ड्रग्स हैं जो पेन किलर तो है ही, लेकिन इनका एडिक्शन होता है, तो इनको हमेशा नहीं यूज करते, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती तभी यूज करते हैं। जैसे कोई ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है ना, कैंसर, लास्ट स्टेज वाला जो कैंसर होता है उसमें भी काफ़ी दर्द होता है, तो इन सब दवाओं का यूज हम लोग करते हैं। चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो ऐसे केसेज जहाँ पर दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, हम इस तरह के ड्रग्स का यूज करते हैं। नॉन नार्कोटिक में कोई एडिक्शन नहीं होता है, इसको लेने का कोई एडिक्शन नहीं होता है, और ये छोटे मोटे दर्द को दूर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कभी खेलते खेलते गिर गए, चोट लग गया है, दर्द कर रहा है, तो वहाँ पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो भी हम लोगों ने एस्पिरिन देखा था, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, ये दोनों भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आइब्रूफेन, ठीक है, आइब्रूफेन, और एक और होता है डाइक्लोफिनैक, ये भी आसानी से ये छोटे मोटे दर्द को दूर कर सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी हमने बना रखा है। तो पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर तो हम पहले ही देख चुके हैं, एस्पिरिन का भी स्ट्रक्चर हम पहले ही देख चुके हैं, आइब्रूफेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यहाँ पर देखो फिर से एक बेंजीन रिंग है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बीच में थोड़ा कार्बन चेन भी है, और इधर में भी एक कार्बन चेन लगा हुआ है। और डाइक्लोफिनैक में दो बेंजीन रिंग्स हैं, ठीक है, कुछ क्लोरो एटम्स लगे हुए हैं, बीच में एक एमीन ग्रुप है, और यहाँ लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और कार्बन चेन यहाँ पर छोटा सा। तो इन सबको मिला करके स्ट्रक्चर याद रखने की कोशिश करो। तो ये दोनों भी जो है दर्द को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कौन कौन सा क्लास लिख लिया? एंटीपायरेटिक हो गया और एनाल्जेसिक हो गया। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं ट्रंक्विलाइजर्स एंड सीडेटिव। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ वेल बीइंग, इफेक्ट ऑफ वेल बीइंग मतलब हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ वेल बीइंग, प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ वेल बीइंग एंड स्लीपिंग इफेक्ट ऑल्सो। एक्चुअली ड्रग्स करते क्या है कि हमारे
थिंकिंग कैपेबिलिटी, एंजाइटी, चिंता को दूर कर देते हैं। जैसे रात को कभी कभी नींद नहीं आती, कुछ सोचते रहो तो नींद देर से आती है, और नींद की गोली खा लो तो क्या करता है, हमारे सोचने की शक्ति को कम कर देता है। हम सोचते नहीं है ज़्यादा, तो हमको लगता है सब कुछ ठीक हो गया और हम जल्दी से सो जाते हैं। तो ये जो ड्रग्स है, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सिडेटिव, ये हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, नर्वस सिस्टम पर। और जो मैसेज है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, हर चीज़ का मैसेज ब्रेन तक भेजता है, तभी ब्रेन चीज़ों को समझता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, मैसेज को ब्रेन तक भेजता है। और ये ड्रग्स क्या करते हैं, यहीं पर बीच में आकर के इस काम को रोकते हैं। तो मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, ब्रेन प्रॉब्लम के बारे में सोच नहीं पाएगा, तो उसको लगेगा अब सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया और हमको जल्दी से नींद आ जाएगी। तो ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम इनको लेने पर लगता है कि सभी परेशानियां ख़त्म हो गई, में अच्छा फील होता है, हमें नींद जल्दी आ जाती है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करेंगे, बारबीट्यूरेट्स। बारबीट्यूरेट्स, दैट इज derivatives of derivatives of barbituric acid। ये बारबीट्यूरिक एसिड क्या होता है, तो ये रहा बारबीट्यूरिक एसिड। इसको कहते हैं बारबीट्यूरिक एसिड, और इसी में यहाँ वहाँ दूसरे तीसरे ग्रुप लगा दो सब, उसका डेरिवेटिव बन जाएगा और बारबीट्यूरेट्स हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कौन कौन सा बारबीट्यूरेट काम करता है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखो कि बारबीट्यूरेट्स जो है वो इस तरह के ड्रग्स का काम कर सकते हैं। ठीक है, इनका यूज हिप्नोटिज्म में किया जाता है, हिप्नोटिज्म। ओके, तो इस तरह से ये ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सीडेटिव्स हो गए। एक और ड्रग का क्लास है भाई, एंटी माइक्रोबियल्स, जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तुमको पता ही होगा, जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, वायरसेस। तो ये सब हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और एंटी माइक्रोबियल क्या करेगा, या तो इनको रोकेगा या फिर इनको मार भी सकता है। इट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जाम्पल में कभी कभी डॉक्टर के पास पहुंचो, बुखार वगैरह हुआ रहता है, तो उसमें टैबलेट शामिल कर देता है ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो ये जो है एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल में भी सब क्लास कह सकते हो, एंटीबायोटिक जो जनरली बैक्टीरिया पर काम करता है, एंटीबायोटिक। तो ये जाएगा, उसको ग्रो करने से रोकेगा। ठीक है, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो ये सब ऐसे ड्रग्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से या तो रोकते हैं या तो मार डालते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, स्टॉप द ग्रोथ। और ये क्या करता है, ये मार डालता है, इट किल्स। जब ग्रोथ रोकता है उसको बोलते हैं ये स्टैटिक एक्शन है, स्टैटिक एक्शन बोलते हैं, ग्रोथ को रोकना स्टैटिक एक्शन। और जब मार डालता है तो बोल देते हैं ये साइडल एक्शन है। जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, तो जो लास्ट में जब साइड या साइडल लग जाता है तो मतलब ये उसको मार देगा। तो ये है एंटीबायोटिक। एक और क्लास होता है एंटीसेप्टिक का। एंटीसेप्टिक क्या करता है, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक एक जैसे सुनने और देखने में लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एंटीबायोटिक क्या करेगा, ये जो है बॉडी के अंदर पहुंचता है, पहुंच करके काम करता है। और एंटीसेप्टिक जनरली क्या करते हैं, स्किन पर लगाते हैं, स्किन एंड वुंड्स। बाहर से चोट लग गया है, बाहर स्किन पर लगाना है तो एंटीसेप्टिक लगा देते हैं, इसको बॉडी के अंदर नहीं भेजते हैं। और एंटीबायोटिक क्या है, इसको हम लोग ओरली, जैसे टैबलेट हो गया, कोई सिरप हो गया,
तो टैबलेट और सिरप के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर इंजेक्शन हो गया। तो इस तरह से बॉडी के अंदर भेजते हैं और अंदर जाकर के काम करता है। और एंटीसेप्टिक बॉडी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक जो है बॉडी के ऊपर लगाते हैं। और यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका एक टर्म होता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, इनके एक्शन का स्पेक्ट्रम क्या है? 3 तरह का स्पेक्ट्रम होता है, वाइड स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, और एक होता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। लिमिटेड स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब ये ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स पर काम करेगा। जो बैक्टीरिया होता है 2 तरह का होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम निगेटिव। तो होता क्या है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो पॉजिटिव, एब्सेंट रहते हो तो निगेटिव बोल देते हैं। तो हमें ये नहीं पता लगाना है कि कौन सा बैक्टीरिया कैसा है, बस हमें जानना है कि 2 तरह का बैक्टीरिया होता है। और जो ब्रॉड एक्शन वाला एंटीबायोटिक है वो जनरली दोनों तरह के बैक्टीरियाज पर काम करता है। नैरो वाला या तो इस पर काम करेगा या तो इस पर काम करेगा, एक साथ दोनों पर काम नहीं कर पाता है। लिमिटेड स्पेक्ट्रम क्या करता है, सिंगल बैक्टीरिया स्पीसीज पर काम करता है, ये एक से ज़्यादा पर भी काम नहीं कर पाता। तो इस तरह से इनका एक्शन का स्पेक्ट्रम होता है। वाइड स्पेक्ट्रम मतलब सब पर काम करेगा, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब केवल पॉजिटिव या निगेटिव पर काम करेगा, और लिमिटेड स्पेक्ट्रम मीन्स सिंगल बैक्टीरिया स्पीसीज पर काम करेगा। और एंटीसेप्टिक ये बाहर से अप्लाई कर सकते हैं स्किन या वोन्स पर। इसके एग्जांपल्स में मेरे पास एक होता है आयोडीन टिंक्चर। तुम लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर के पास कभी जाते हो तो एक येलो कलर का सोल्यूशन निकाल करके लगा देता है, वो आयोडीन होता है। उसमें क्या होता है, आयोडीन प्लस वाटर प्लस अल्कोहल, मतलब आयोडीन को जो है पानी और अल्कोहल के एक मिक्सचर में डिजॉल्व कर देते हैं। आइडोफॉर्म CH3, ये भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। बोरिक एसिड, ये भी एंटीसेप्टिक का काम करता है, स्पेशली फॉर आइज, ठीक है ना। ये वीक एंटीसेप्टिक है, आंखों में बहुत तगड़ा एंटीसेप्टिक नहीं डाल सकते, नहीं आंखों को नुकसान पहुंचेगा, तो वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज। इसके अलावा फिनॉल, ठीक है, फिनॉल में 2 तरह का केस होता है। अगर इसका कंसंट्रेशन कम है लाइक 0.2% तो ये एंटीसेप्टिक है, और अगर इसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिसइंफेक्टेंट। अब ये एंटीसेप्टिक भी नहीं है। ये डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम फ्लोर पर, टॉयलेट्स में छिड़क देते हैं ताकि जो जर्म्स है वो मर जाएं। तो फिनॉल जो है लो कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक है, हाई कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक नहीं होता है। डिटॉल जो घरों में यूज करते हैं उसमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक क्लोरो जाइलिनॉल, ठीक है, उसमें ये केमिकल होता है, ये जाइलिन ऐसा होता है, ये 2 मिथाइल लगा दिया जाए बेंजीन रिंग में तो जाइलिन, आर्थो, मेटा, पैरा 2-3 तरह का होता है। तो ये मेटा वाला जाइलिन है, यहाँ पर बीच में एक क्लोरो लगा दो, यहाँ पर एक OH लगा दो तो ये हो जाएगा क्लोरो जाइलिनॉल, और यही होता है डिटॉल में, और एंटीसेप्टिक का काम कर सकता है। तो इस तरह से जो हमारे एंटी माइक्रोबियल्स हैं, कहाँ गया, माइक्रोबियल्स एंटीबायोटिक हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक हो सकते हैं, और एक इधर लिखा था डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर भेज दिए जाते हैं इंजेक्शन या टैबलेट वगैरह के फॉर्म में, एंटीसेप्टिक स्किन पर लगाया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट को हम लोग डेड ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्लोर और टॉयलेट्स पर लगाते हैं। इसके अलावा और भी ड्रग्स के क्लासेज है हमारे पास। एक ड्रग का क्लास होता है एंटासिड।
एंटासिड क्या करेगा? ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। कभी कभी हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है, क्यों होती है? HCl जो है, HCl का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, हमारे स्टमक में HCl बनता है, और ये HCl क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये HCl ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हमें ड्रग्स लेने पड़ते हैं, दवाएं लेनी पड़ती हैं। दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक तो वो होगा जो HCl क्या है कि एसिड है, तो बेस की तरह एसिड बेस रिएक्शन करके HCl को ख़त्म कर देगा। इसमें होता है मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा। ये घरों में जनरली मिलता है। कभी कभी एसिडिटी हो जाती है तो घरों में लोग कहते हैं भाई सोडे को जो है थोड़ा पानी में मिलाकर पी लो, ठीक हो जाएगा। तो ये बेकिंग सोडा है जो एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेसेज हैं, और वीक बेस है जाकर के HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा, HCl ख़त्म हो जाएगा और एसिडिटी ठीक हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं खाते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन नहीं यूज करते हैं, नहीं तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। और एक दूसरा भी तरीका होता है, हम क्या करते हैं, हम रिसेप्टर पर जाकर के काम करें, ठीक है ना। डेफिनेटली HCl कहाँ से निकलता है? तो सेल होगा, और ये सेल को HCl बनाना है तो इसका एक रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर को कोई मैसेज देगा, जब मैसेज मिलेगा इसको कि भाई HCl बनाओ, तब ये HCl बनाएगा। मैसेज नहीं मिलेगा तो HCl नहीं बनाएगा। तो हम ऐसा ड्रग बना दें जो यहाँ पर जाकर के बाइंड तो हो जाए लेकिन मैसेज न देने पाए, तो HCl नहीं बनेगा। HCl नहीं बनेगा तो एसिडिटी ठीक हो सकता है। तो HCl बनाने का मैसेज कौन देता है? यहाँ पर हमने बना रखा है स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए। HCl बनाने का मैसेज कौन देता है? ये रहा, ठीक है, ये है, इसको हम कहते हैं हिस्टामीन। ठीक है, इसमें देखो एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इधर में साइड चेन है, लास्ट में NH2 लगा हुआ है। तो ये हिस्टामीन है, यही जो है HCl बनाने का मैसेज देता है कि HCl बनाओ। तो हमारा ड्रग देखो, ये ड्रग है सेमिटिडीन, रेंटिडीन। इस ड्रग में भी देखो जैसे इसमें 5 मेंबर रिंग है, वैसे यहाँ पर भी 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर भी 5 मेंबर रिंग है। जो साइड चेन इसका है वो अलग है और इसका साइड चेन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ इसके जैसा है। तो रिसेप्टर के पास जब ये जाएगा तो रिसेप्टर गलती से इसके साथ बाइंड हो जाएगा, या ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन बाइंड होने के बाद मैसेज नहीं देगा HCl वाला, HCl बनाने का मैसेज नहीं देगा। तो जब HCl बनाने का मैसेज नहीं देगा तो कुल मिला के HCl नहीं बनेगा, और HCl नहीं बनेगा तो एसिडिटी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो सिमेटिडीन और रेंटिडीन ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो इस काम को कर सकते हैं। तो एंटासिड्स दो तरह के हो गए हमारे पास। एक तो वो वाला एंटासिड हो गया जो सीधे सीधे एसिड बेस रिएक्शन कर ले और एसिड को ख़त्म कर दे, और दूसरा ऐसा एंटासिड है जो HCl को बनने से ही रोक दे रहा है, उसमें सिमेटिडीन और रेंटिडीन है। ये जो हिस्टामीन्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे काम करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे अभी एग्जांपल देखा कि HCl को बनवाते हैं, और कोई भी ड्रग जो हिस्टामीन को काम करने से रोके उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन्स। तो ये दोनों भी जो है एंटी हिस्टामीन क्लास में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा हिस्टामीन में अगर कुछ और भी इधर उधर अलग अलग ग्रुप लगा दिया जाए तो दूसरे तरह का हिस्टामीन बन जाएगा। और हिस्टामीन्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में? एलर्जिक रेस्पॉन्सेज को भी जगाते हैं। जैसे कभी कभी बाहर डस्ट में चले जाओ, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही तो हमें छींक आने लगता है, और आंखों से पानी निकलने लगता है, सिर में थोड़ा बहुत दर्द भी होना शुरू हो सकता है। तो ये सब एलर्जी का रिस्पॉन्स है कि यहाँ से जल्दी भागो, ये माहौल अच्छा नहीं है। तो ड्रग्स क्या करते हैं, वो जाएंगे हिस्टामिन को काम करने से रोक देंगे। तो हिस्टामिन को काम करने से रोक देगा तो हमें जो स्नीजिंग हो रही थी, जो छींक आ रहा था, जो आंखों में पानी आ जा रहा था, ये सब आना बंद हो जाएगा, तो हम थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। तो एंटी हिस्टामिन्स जो है वो एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी ड्रग का एक क्लास है, ठीक है। और इस तरह से ये क्या है भाई, यहाँ भी देखो हमने कुछ ड्रग्स बना रखे हैं, इनके बारे में बताना भूल गए। ये दोनों को हम सल्फा ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। सल्फा ड्रग्स इनका क्लास कह सकते हो। ये एक बेंजीन रिंग रहेगा और उसके साथ यहाँ पर एक सल्फोनामाइड ग्रुप लगा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर एक एमीन ग्रुप भी लगा हुआ है सल्फोनिलामाइड, और ये भी ऑलमोस्ट उसी के जैसा है, बस यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करके ये वाला रिंग लगा दिया, पायरिडीन रिंग, तो सल्फा पायरिडीन। तो सल्फा पायरिडीन और सल्फानिलामाइड, इनको सल्फा ड्रग्स बोलते हैं, और ये भी एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है ना, एंटीबायोटिक के बारे में भी हम लोगों ने बात की, ये भी एंटीबायोटिक का ही काम करते हैं, तो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे ड्रग्स पर हम लोगों ने बात कर ली है। एंटीबायोटिक देखा, एंटी एलर्जिक देखा, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ठीक है, और कौन कौन सा देख लिया भाई, ट्रांकिलाइजर, सीडेटिव हम लोगों ने देखा, एंटी माइक्रोबियल में एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, इन सब की भी बात की। तो काफ़ी सारे ड्रग्स की हम लोगों ने बात कर ली। थोड़ी सी बात हमें और करनी है, वो है आर्टिफिशियल शुगर्स। आर्टिफिशियल शुगर न कह के स्वीटेनर बोलो, स्वीटेनर्स। जनरली जो हम लोग शुगर लेते हैं वो होता है सुक्रोज, जो मिल करके बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और इसका काम क्या है, ये खाने में मीठा होता है और बॉडी में जब पहुंचता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो काफ़ी यूजफुल होता है हमारे लिए। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उनको मना किया जाता है कि चीनी वाली चीज़ें मत खाओ। चीनी वाली चीज़ खाओगे तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स बना दिए जाते हैं, जो उनको स्वीटनेस तो देते हैं, मीठा मतलब अगर उनको खाने का मन है तो खा सकते हैं इसको, लेकिन इससे उनको ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाली प्रॉब्लम है ये नहीं होगी, ग्लूकोज बॉडी में नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, वो लोग यूजुअली नॉर्मल शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स, जो खाने में मीठे होते हैं लेकिन शुगर नहीं होते हैं, तो उसका यूज करते हैं। तो एक तो सुक्रोज से मिलता जुलता है। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये है अपना ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, और इसी तरह से फ्रक्टोज, CH2OH, हाइड्रोजन इधर नीचे में OH ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर में हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर अच्छा इधर में चलो OH, और यहाँ पर CH2OH। तो ये है मेरा बीटा फ्रक्टोज। ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों OH ग्रुप आपस में रिएक्शन कर लेंगे, रिएक्शन करके पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, जिससे दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही है मेरा सुक्रोज। और इस सुक्रोज में जो ये वाला OH है, इस OH को हटा करके यहाँ पर क्लोरीन लगा दो। ये वाला जो OH है इसको हटा करके यहाँ पर क्लोरीन लगा दो। ये वाला OH जो है यहाँ पर हटा करके क्लोरीन लगा दो, सॉरी ये वाला OH हटाकर यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दो। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होता है, सुक्रोज में थोड़े चेंजेज आ गए। अब ये जो है ये स्वीट तो है, लेकिन बॉडी में जाकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं बना पाएगा। बॉडी में जब ये पहुंचेगा तो ये Cl का पोजीशन थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है, ये यहाँ होता है या यहाँ होता है, थोड़ा बुक में किसी तुम लोग खोज लेना। ओके, तो कुल मिला करके हम कहना ये चाहते हैं कि सुक्रोज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, अब नया मॉलिक्यूल बन गया जिसको हम कहते हैं सुक्रोलोज। और ये सुक्रोलोज क्या है, खाने में तो मीठा होता है, लेकिन जब बॉडी में पहुंचेगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं बनेगा तो जो प्रॉब्लम थी डायबिटिक पेशेंट्स की वो दूर हो जाती है, कि उनका मीठा खाने का काम भी पूरा हो जाता है और उनके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी नहीं बढ़ता। जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज को पहचानता है लेकिन इसको नहीं पहचानता है, तो इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। तो जब भी इसको हम खाएंगे मीठा जरूर लगेगा, लेकिन इसका डाइजेशन नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं करेगा बॉडी में जाकर, ग्लूकोज नहीं बनेगा, फ्रक्टोज नहीं बनेगा। तो सुक्रोलोज जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटेनर है, इसका यूज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किया जाता है। इसी तरह से एक और आर्टिफिशियल स्वीटेनर है जो डाइपेप्टाइड से मिलकर बनाता है। हम लोगों ने स्पार्टिक एसिड की बात की है, हम लोग फिनाइल एलानीन को भी जानते हैं। अगर दोनों को मिला दें, ठीक है, चलो इसको N टर्मिनल पर रखेंगे और इसको C टर्मिनल पर रखेंगे, तो स्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, NH2
COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर नीचे एक CH2 COOH। फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? COOH, यहाँ पर NH2। अमीनो एसिड में हम लोग जानते हैं इस कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक एमीन ग्रुप, एक हाइड्रोजन और चौथा ग्रुप बदलता रहता है। इसमें भी वही 3 ग्रुप कॉमन है और चौथा ग्रुप है मेरा CH2 एंड C6H5। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो बन जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बॉन्ड बन गया और ये हाइड्रोजन, इसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और इतना ही नहीं, ये जो लास्ट में COOH है इसको भी हम लोग एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। इसका रिएक्शन अगर हम लोग मिथेनॉल से करवा दें तो यहाँ पर एस्टर बन जाएगा, तो ये भी ग्रुप मॉडिफाई होकर के हो जाएगा COOMe। तो इसको बोलते हैं एस्पार्टेम। और ये भी मेरा एक आर्टिफिशियल स्वीटेनर है। और एस्पार्टेम के जैसा एक और होता है एलिटेम। ठीक है, बस यहाँ पर ये बेंजीन रिंग की जगह हाइड्रोजन लगा दो तो ये फिनाइल एलानिन की जगह एलानिन हो जाएगा। और इस ग्रुप को भी थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH CH सल्फर और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल एंड मिथाइल, यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप। तो ये भी जो है मेरा एक आर्टिफिशियल शुगर हो गया। तो एस्पार्टेम और एलिटेम एक और आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल स्वीटेनर है। ये रहा बेंजीन रिंग और उसके साथ यहाँ पर ऐसा ग्रुप लगा देंगे हम। ठीक है, इधर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एमाइड और इधर से ये सल्फोनिक एसिड का एमाइड है, डबल एमाइड टाइप का है। इसको बोलते हैं हम सैकरीन। तो ये भी आर्टिफिशियल स्वीटेनर है। तो आर्टिफिशियल स्वीटेनर भी हमारी बॉडी में पहुंच करके स्वीटनेस तो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमें टेस्ट करने में स्वीट लगेंगे लेकिन एनर्जी नहीं देते हैं, और वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इनका हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्रग्स जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये हुई हमारी बात ड्रग्स और मेडिसिन पर। एंजॉय करो, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में।